की क्लास में बेटे हम सारे के सारे फेफड़े खोल कर रख देंगे। प्लांट की मृत्यु तक हो सकती है, मर सकता है, पौधा निर्जीव हो सकता है। चलिए जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अरे क्या हाल है 10वीं वालों, स्वागत है थारा एक बार फिर हमारे YouTube चैनल राणा एडिक्शन पे। तो भाई 10वीं क्लास का लाइफ प्रोसेस अपना चल रहा था, जिसके 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। आज पार्ट नंबर 3 आपके आगे लेकर आ गए हैं। पिछली वीडियो में हमने पूरे के पूरे आपका लीवर, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन सब कुछ खोल कर रख दिया था भाई। पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम खोल कर रख दिया था। किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके वह वीडियो देख लियो। आज की क्लास में बेटे हम सारे के सारे फेफड़े खोल कर रख देंगे। पूरे आप बचपन से लेके आज तक, जिस दिन से पैदा हुए हो, जब से लेके आज तक आपने सांस कैसे लिया, सांस ऑक्सीजन हमने क्यों ली, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर क्यों आई, एक एक बात आपके सामने बिल्कुल खोल कर रख देंगे। तो बिना समय गवाए फटाफट शुरू करते हैं अपना लाइफ प्रोसेस का पार्ट नंबर 3, जिसमें हम पूरा का पूरा रेस्पिरेशन सिस्टम पढ़ेंगे। इंसानों का तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, हम प्लांट्स का भी पढ़ेंगे। प्लांट्स कैसे सांस लेते हैं, कहाँ से सांस लेते हैं, ये सारी बात पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अलग अलग जानवर, उसमें मछली होगी, मछली कैसे सांस लेती है ना, केचुआ हो गया वो कैसे सांस लेता है, सारे कुत्ते, बिल्ली, छोटे छोटे अमीबा कौन कैसे सांस लेता है, आपको बहुत बढ़िया तरीके से हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए जी, बिना समय गवाए शुरू करते हैं अपना वीडियो पार्ट नंबर 3। तो इस वीडियो में कौन कौन से पार्ट कवर होने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो हम आपको इसमें रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग और कंबशन में अंतर बताएंगे। देखने में लग रहा होगा रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग एक ही बात होती होगी, एक बात नहीं है बेटे, फर्क है। तो तीनों में अंतर क्या है वो पढ़ेंगे। फिर टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ये इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेशन किस किस टाइप का होता है, क्या क्या फर्क होता है। फिर प्लांट्स में रेस्पिरेशन, मैंने बताया प्लांट्स में रेस्पिरेशन पढ़ना है। फिर रेस्पिरेशन इन एनिमल, अलग अलग जानवरों में कौन कैसे सांस लेता है। फिर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, जो हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, ये पूरा मैकेनिज्म सीखना है। और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम तो हमें सीखना ही है। तो बिना समय गवाए आओ शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले आपको समझना है बेटे ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में अंतर। आपको लगता होगा कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन एक ही बात होती है, ना बेटे, एक बात नहीं होती, दोनों में फर्क है। ब्रीथिंग का मतलब होता है जो आप मुझे देख पा रहे हो, मैंने ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी, तो जो आप मुझे देख पा रहे हो, आप जो देख के मुझे बोल पाते हो कि हाँ भैया ये भैया सांस लिया, इसे बोलते हैं ब्रीथिंग, जो आप देख पाते हो। तो यहाँ पे लिखा है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीथिंग। जिसको देख के आप ये बता पाते हो इंसान जिंदा है कि मुर्दा है। क्यों? क्योंकि आप ब्रीथिंग को देख पाते हो, है ना, कि हाँ ये सांस ले रहा है कि छोड़ रहा है। ठीक है, तो ब्रीथिंग तो समझ आ गई। तो फिर ये रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन को आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो आपने जो खाना खाया, वो खाना जो ऑक्सीजन की वजह से आपने अंदर जलाया, उसे कहते हैं रेस्पिरेशन। आसान भाषा में, आपने खाना खाया, अब खाना हजम भी तो करना है, खाने से जो एनर्जी भी तो निकालनी है, तो उस खाने को जो जलाने की प्रक्रिया है, एनर्जी लेने के लिए, उस जलाने की प्रक्रिया को ही कहते हैं रेस्पिरेशन। और ये कहाँ होता है? शरीर के अंदर, और इसे तू देख नहीं सकता। तो सुनो, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होगा केमिकल वर्ड, जो मैंने बोल दिया देसी भाषा में फूड का जलना, फूड का जलना यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, एनर्जी प्राप्त करने के लिए खून का जो जलाना है बाय द सेल्स इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो दोनों में अंतर समझ लो। ब्रीथिंग जो तू देख पा रहा है, मैंने ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी, ये है ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन फूड को जलाना यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीजन की मदद से होता है बेटे, इसलिए इसका नाम है ऑक्सीडेशन। तो फूड का यानी कि भोजन का जलाना ऑक्सीजन की मदद से जो शरीर के अंदर हो रहा है, उसे बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। फिर उसके बाद ये फिजिकल प्रोसेस है। ब्रीथिंग क्या है? फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल क्यों? क्योंकि आप इसे देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, मैंने सांस लिया, छोड़ा, तो फिजिकल प्रोसेस है। ये है बायोकेमिकल प्रोसेस।
कौन? रेस्पिरेशन। क्यों? क्योंकि अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो ये क्या कहलाएगी? बायोकेमिकल प्रोसेस, और इसे आप देख नहीं सकते। जो आपकी ब्रीथिंग है, ब्रीथिंग जो है वो आप कहां से करते हो? नाक से। नाक से आपने सांस लिया और छोड़ा, तो ब्रीथिंग होती है नाक से। जबकि रेस्पिरेशन जो होता है वो कहाँ होता है? सेल्स में। खून, जो आपका खाना था, खाने को डाइजेस्ट किया, उससे क्या निकाली? एनर्जी जो निकाली, वो कहाँ पे होता है सारा काम? सेल के अंदर होता है। चलिए जी, तो एक बात हमें समझ में आ गई कि रेस्पिरेशन में और ब्रीथिंग में क्या फर्क है। ब्रीथिंग फिजिकल प्रोसेस है जो आप देख पा रहे हैं, रेस्पिरेशन जो शरीर के अंदर ऑक्सीजन ने करा वो रेस्पिरेशन है। आगे बढ़ा, फिर उसके बाद रेस्पिरेशन और कंबशन में क्या फर्क है? रेस्पिरेशन का मतलब मैंने अभी अभी बताया, खाने का जलाना, खाने का जलना, और कंबशन होता है बेटे जो असली वाला जलना। तो दोनों में भी फर्क है। अब अंदर को, पेट के अंदर आग थोड़ी लग रही है बेटे, तो खाने का जलना क्या होता है और कंबशन यानी कि आम चीज में जलना क्या होता है, क्या फर्क है वो सुनो। तो रेस्पिरेशन तो समझा दिया मैंने, खाने का जलना। कंबशन का मतलब है असल में चीजों का जलना, जैसे मैंने कागज जला दिया आपके सामने, है ना, तो उसे बोलते हैं कंबशन। अब बेटे रेस्पिरेशन, सांस कौन लेगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म लेंगे, तो रेस्पिरेशन जो होता है वो किस में होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है ना। कंबशन, कंबशन किस में होता है? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग थिंग्स में। जैसे मैं एक कागज को पकड़ूं और उसे जला दूं, वो असल में जल गया, तो वो होता है नॉन लिविंग थिंग, कागज। तो रेस्पिरेशन होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और जो कंबशन होगा वो होगा नॉन लिविंग में, यानी कि किसी भी प्लास्टिक के पकड़ को जला दिया, इस पेन को पकड़ के जला दिया, ये होगा नॉन लिविंग में। इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी रेस्पिरेशन में, जो हमारे अंदर एनर्जी बनती है, वो एनर्जी बनती है बेटे एटीपी की फॉर्म में। किसमें फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। तो रेस्पिरेशन जब होगा, यानी कि जब यहाँ पे अंदर खाने का जलना होगा, ऑक्सीडेशन होगा खाने का, तो एनर्जी रिलीज होगी एटीपी की फॉर्म में। तो ये लिखा हुआ है एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी रेस्पिरेशन में। जबकि कंबशन में जो एनर्जी रिलीज होगी, अब आपने कोई चीज जलाई, मान लो इस पेन को जलाओगे, तो एक तो आपको लाइट दिखेगी, आग जो जलेगी वो लाइट ही तो है, वो लाइट जलती दिखेगी, और एक आपको इसके चारों तरफ गर्मी महसूस होगी। जैसे सर्दियों में आप आग जलाते हैं तो एक तो लाइट जलती दिखती है, यानी कि आग जलती दिखती है, और एक उसके चारों तरफ गर्मी महसूस होती है। तो एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। तो जो आपकी एनर्जी रिलीज होती है वो हीट यानी कि गर्मी के रूप में और रोशनी के रूप में, तो ये होता है कंबशन में। फिर उसके बाद जो आपका रेस्पिरेशन है वो स्लो प्रोसेस है। स्लो प्रोसेस क्यों है? आपने खाना खाया, हजम होने में 5 घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे लगते हैं, तो ये स्लो प्रोसेस है। कंबशन ये फास्ट प्रोसेस है। फास्ट प्रोसेस क्यों है? मैं इस पेन को जलाऊं, अभी इसमें आग लगती है 2 मिनट में जल जाएगा, तो ये कौन सी प्रोसेस है? फास्ट। तो कंबशन होता है असली वाला जलना, रेस्पिरेशन का मतलब है अंदर खाने का जलना, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन का मतलब जलना ही मानो आप ऑक्सीजन की मदद से। फिर उसके बाद जो आपका रेस्पिरेशन है, यानी कि जो सांस लेना है, रेस्पिरेशन यानी कि खाने का जलना है, ये भी 2 प्रकार का होता है। खाने का जलना वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एरोबिक और अनएरोबिक। एरोबिक वो होता है जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत हो, एनाएरोबिक वो होता है जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत ना हो। सिंपल सी बात, 1 नंबर में पूछे तो एरोबिक जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत हो, एनाएरोबिक जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत ना हो। फिर उसके बाद अब जो मैंने यहाँ सामने बेटे ये रिएक्शन लिखी हुई है, ये बड़े ध्यान से आपको सीखनी है, ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान से इस बात को सुन लीजिएगा। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं, इसे देखना है ध्यान से। चलिए, तो मैं आपको यहां पे समझाने वाला हूं एरोबिक और एनएरोबिक रिएक्शन में फर्क या रेस्पिरेशन में फर्क। एरोबिक में ऑक्सीजन चाहिए और एनएरोबिक में ऑक्सीजन नहीं चाहिए। तो सुनो, सबसे पहले बेटे ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला अगर आपको ना पता हो तो मैं बता देता हूं, C6H12O6, ये आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो आप एक बार इसमें देख सकते हैं कार्बन कितने हैं, कार्बन कितने हैं? 6 है। अब पहले तो ये वैसे ऊपर ऊपर से बता रहा हूं, ये ग्लूकोज कहां से आया, हो क्या रहा है, ये रिएक्शन क्या बता रही है, पहले समझो, जब भी तो इसको ये लिखने में मजा आएगा। आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद आपके डाइजेस्टिव सिस्टम ने, लीवर, किडनी वगैरह ने, लीवर वगैरह ने उसको हजम कर दिया। जब वो सारा का सारा खाना हजम हो गया तो ग्लूकोज की फॉर्म में खून ने उसे उठाया और सारी सेल्स तक पहुंचा दिया। तो यानी कि खून ने, आपके ब्लड ने ग्लूकोज उठाया आपके खाने से और किसके पास पहुंचा दिया? सेल्स के पास पहुंचा दिया। तो अब ये जो ग्लूकोज है
ये किसके पास पहुंच चुका है? सेल्स के पास पहुंच चुका है। किसने पहुंचा दिया है? आपके ब्लड ने पहुंचा दिया है। आपके खाने में से ग्लूकोज निकाला, वो काम किसने करा था? इंटेस्टाइन ने, लीवर ने, पैनक्रियाज ने, वो सारा ग्लूकोज निकाला, ब्लड को दिया, ब्लड ने सेल को दिया। अब आ जा, तो ग्लूकोज पहुंच गया भाई साहब सेल के अंदर। जैसे ही सेल के अंदर पहुंचेगा बेटे, तो सेल के अंदर ये होता है साइटोप्लाज्म। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, सेल के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म, लिक्विड साइटो होता है ये। तो इस साइटोप्लाज्म में एक ग्लाइकोलाइसिस नाम की प्रोसेस होती है। क्या होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोसिस नाम की प्रोसेस होती है। तो ये ग्लूकोज था भाई, ग्लूकोज पहुंच गया सेल में। सेल में क्या मौजूद था? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ये लिखा भी हुआ है ऊपर रिएक्शन के ऊपर, साइटोप्लाज्म में क्या कौन सी प्रक्रिया हुई? ग्लाइकोलाइसिस। क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस? जो कार्बन के 6 मॉलिक्यूल को 3 मॉलिक्यूल में तोड़ दे। कार्बन के 6 मॉलिक्यूल को कितने मॉलिक्यूल में तोड़ दे? 3 मॉलिक्यूल में। कौन से 3 मॉलिक्यूल? आज दिखाता हूं। CH3, C, COOH और O। तो आप यहां देखो C कितनी बार है? 1, 2, 3। तो कार्बन के 6 मॉलिक्यूल जो थे वो 3 मॉलिक्यूल में तोड़ दिए गए हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। किसके द्वारा? ग्लाइकोसिस प्रोसेस के द्वारा। तो जो ये 3 मॉलिक्यूल वाला जो ये आइटम बना, इसको बोलते हैं पायरुविक एसिड। क्या बोलते हैं? पायरुविक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? पायरुविक एसिड। ठीक है जी। तो ये 6 कार्बन को 3 कार्बन में तोड़ना, ये जो 3 कार्बन वाला जो मॉलिक्यूल बना इसको पायरुविक एसिड बोलते हैं। और ये जो रिएक्शन हुई इसका नाम क्या हो गया? पायरुवेट। यानी कि पायरुवेट 3 कार्बन का जो मॉलिक्यूल है इसको बोलेंगे पायरुवेट। ये एक मॉलिक्यूल का नाम है 3 कार्बन वाले। फिर उसके बाद क्या हुआ? 3 बातें हुई। या तो भैया ऑक्सीजन नहीं होगी, क्योंकि रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं एरोबिक और एनारोबिक। या तो ऑक्सीजन नहीं होगी या ऑक्सीजन होगी। अगर ऑक्सीजन है, अगर ऑक्सीजन नहीं है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो बेटे आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा इथेनॉल मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, क्योंकि जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और एनर्जी तो मिलेगी मिलेगी, क्योंकि सांस ले क्यों रहे हैं? खाने को हम जला क्यों रहे हैं? एनर्जी के लिए। तो अगर आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन एब्सेंट है, तो एनारोबिक आपका रेस्पिरेशन हुआ, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपको क्या क्या प्राप्त होता है? इथेनॉल प्राप्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी, और एनर्जी तो मिलेगी मिलेगी। और अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, यानी कि ऑक्सीजन मिल गई, यानी कि जो हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन हमने अपनी बॉडी को दे दी। तो अगर हम ऑक्सीजन बॉडी को दे देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर निकलेगी, जो हम सांस लेके बाहर निकालते हैं, थोड़ा सा पानी रिलीज होगा, और एनर्जी तो मिलेगी ही मिलेगी। और पिछले उसमें बता चुका हूं मैं स्लाइड में, एनर्जी किस फॉर्म में होती है? ATP, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। दोबारा रिपीट कर रहे हैं, ग्लूकोज था 6 कार्बन वाला, सेल के अंदर गया, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म था, उसमें गया, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोसिस नाम की एक प्रक्रिया हुई। ग्लाइकोसिस ने क्या, इस प्रक्रिया ने क्या करा? उस 6 कार्बन मॉलिक्यूल को 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया। उसका फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख भी दिया, अगर आपको पढ़ना है तो, हालांकि कोई नहीं पूछेगा। इसको बोलते हैं पायरुवेट, और इसका नाम है पायरुवेट एसिड। फिर उसके बाद 3 केस बनते हैं। पहला केस, अगर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है तो आपको इथेनॉल मिलेगा आउटपुट में, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, और एनर्जी तो मिलेगी मिलेगी, रेस्पिरेशन हो रहा है। और अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, पानी मिलेगा, और एनर्जी तो मिलेगी मिलेगी। अब तीसरा केस आया, लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है तो सही लेकिन बहुत कम, ऑक्सीजन है तो सही लेकिन बहुत कम। ये कब होता है बेटे? जब आप बहुत एक्सरसाइज करते हो, है ना, जिम कर रहे हो, बहुत एक्सरसाइज करते हो, है ना, तो होता है क्या है, हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लेकिन एकदम से इतनी सारी ऑक्सीजन कहां से आएगी? तो हमारे शरीर में क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो ये वाली रिएक्शन होगी, लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको एक तो लैक्टिक एसिड मिलेगा और एक एनर्जी मिलेगी। एनर्जी के लिए तो रेस्पिरेशन हो ही रहा है। अब एक चीज क्या मिल गई आपको? लैक्टिक एसिड। तो जो ये मैंने आपको अभी पायरुविक एसिड का मैंने फॉर्मूला बताया था, ऐसा ही होता है। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला लिख देता हूं, CH3CCOOH। बस करना क्या है, यहां ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड था, यहां बस सिंगल बॉन्ड लगा के यहां भी हाइड्रोजन जोड़ दे और यहां भी हाइड्रोजन जोड़ दे। इसे बोलते हैं लैक्टिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला। लगभग पायरुवेट एसिड की तरह ही होता है, बस यहां पर एक हाइड्रोजन यहां जुड़ गया, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ गया, और डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड हो गया। चलिए,
तो ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या होता है, हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड बन जाता है। तो आपने सुना होगा जिम करके यार आज तो मसल में दर्द हो रहा है, यार आज तो पैरों में दर्द हो रहा है। वो क्यों होता है? क्योंकि आपने एनएरोबिक आपने रेस्पिरेशन कर दिया, आपकी बॉडी को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाई रेस्पिरेशन के दौरान, तो लैक्टिक एसिड बन गया और लैक्टिक एसिड की वजह से आपकी मसल में पेन हो गया। तो ये एक सवाल आता है कि जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी में पेन क्यों होता है? तो आप इसका जवाब क्या लिखेंगे? जब बहुत सारी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ज्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी को मिल नहीं पाती, उसकी वजह से हमारे अंदर एनएरोबिक रिएक्शन शुरू हो जाती है, रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड बन जाता है। और जब जैसे ही आपके मसल्स में लैक्टिक एसिड बन जाएगा तो आपको पेन होना शुरू हो जाएगा। तो आपको मैंने इसमें क्या समझाया रिएक्शन में, सबसे पहले ग्लूकोज पहुंच गया सेल के पास, सेल में साइटोप्लाज्म था, वहां ग्लाइकोसिस नाम की प्रोसेस हुई। जब ग्लाइकोसिस प्रोसेस हुई तो एक पायरूवेट नाम का मॉलिक्यूल बन गया, यानी कि 6 कार्बन की जगह 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल, ये मैंने दिखाया भी, 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बन गया। इसके बाद 3 आपके केस बनते हैं, या तो ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है, अगर ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है तो इथेनॉल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी तो मिलेगी मिलेगी, और अगर ऑक्सीजन है तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी मिलेगी, जैसे हम लोग छोड़ रहे हैं बाहर, पानी मिलेगा और एनर्जी तो मिलेगी ही मिलेगी। अगर ऑक्सीजन है लेकिन नाम मात्र की, जो हमारी बॉडी के अंदर एक्सरसाइज के दौरान होता है, ऑक्सीजन तो है पर बहुत कम है, तो आपका लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है और लैक्टिक एसिड आपकी मसल्स में पेन कर देता है। चलिए, और एनर्जी तो मिलेगी ही मिलेगी। तो ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात थी। कोई आपसे वैसे पूछे पायरूवेट क्या होता है या पायरूविक एसिड क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि ग्लूकोज को, यानी कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल को 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करके जो प्राप्त होता है वो होता है पायरूवेट या पायरूविक एसिड, ये उसका केमिकल फॉर्मूला होता है। आगे बढ़ा तो आपको एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन लिखना आ जाए, और ये आ जाए मान लो 3 नंबर में, तो पहले लिखेंगे एरोबिक वो होता है जिसमें ऑक्सीजन चाहिए, एनारोबिक वो होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए। तो आपको ऊपर यहां से लेके यहां तक ये तो होगी एनारोबिक की रिएक्शन यानी कि विदाउट ऑक्सीजन, और ये होगी एरोबिक यानी कि विद ऑक्सीजन, और एक ये बीच वाली भी लिख ही देना। तो बस ये बता रखा ऑक्सीजन है तो क्या मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं है तो क्या मिलेगा। फिर उसके बाद आगे बात आई रेस्पिरेशन इन प्लांट। अब रेस्पिरेशन जो प्लांट है बेटे, वो जो सांस लेते हैं अपने सारे मेन पार्ट से लेते हैं, यानी कि जड़ों से भी सांस लेते हैं, तने में से भी सांस लेते हैं, स्टेम में से, और पत्तियों से, लीव्स में से भी सांस लेते हैं, जड़ों में से भी, तने में से भी यानी कि स्टेम में से, और लीव्स में से भी। किसके माध्यम से लेते हैं? डिफ्यूजन के माध्यम से लेते हैं। इसके माध्यम से लेते हैं, डिफ्यूजन के माध्यम से। कैसे लेते हैं अभी आओ फटाफट मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैंने लिखा प्लांट्स गेट ऑक्सीजन बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन की सहायता से वो उनके अंदर गैसें अंदर घुसती है, क्योंकि नाक तो है नहीं उनके पास, तो डिफ्यूजन से गैस अंदर जाएगी। मेन पार्ट ऑफ प्लांट रूट स्टेम लीव्स परफॉर्म रेस्पिरेशन इंडिविजुअली, वे अपना अपना सांस खुद लेते हैं, जड़ अपना, स्टेम अपना, लीव्स अपनी। अब होता क्या है, सबसे पहले है रेस्पिरेशन इन रूट्स, जड़ों में सांस कैसे लिया जाता है। तो जड़ों में जो होते हैं बेटे, जड़ कहाँ होती है? मिट्टी के अंदर होती है। तो सिंपल सी बात है, मिट्टी के अंदर जो ऑक्सीजन होती है, मिट्टी के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसको जड़ें डिफ्यूजन की सहायता से अपने अंदर ले लेती हैं, और फिर अपना जो भी रेस्पिरेशन की प्रक्रिया है ऑक्सीजन के माध्यम से वो कर लेती हैं, और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वापस डिफ्यूजन की सहायता से मिट्टी में छोड़ देते हैं। इतना ही लिखना है रेस्पिरेशन इन स्टेम में, रूट्स में, कि रूट्स मिट्टी वाली ऑक्सीजन को डिफ्यूजन से लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, जो भी प्रक्रिया होती है, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड उसी मिट्टी में डिफ्यूजन से छोड़ देते हैं। तो यही लिखा हुआ है, द रूट हेयर आर इन द कॉन्टेक्ट विद एयर प्रेजेंट इन द सोइल। कह रहा है जो उसके रूट के जो हेयर्स हैं वो किसके अंदर है भैया? मिट्टी के अंदर है, और मिट्टी के अंदर क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है। दिखेंगे ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम द सोयल इनटू द रूट हेयर एंड रीचेस ऑल द सेल्स ऑफ रूट बाय डिफ्यूजन। सिंपल वही लिखा हुआ है कि डिफ्यूजन की सहायता से मिट्टी वाली ऑक्सीजन उसके अंदर, पौधे के अंदर चली जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन मूव्स आउट थ्रू द सेम रूट हेयर्स इनटू द सोइल, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी वो उसी रूट से वापस कहाँ चलेगी? मिट्टी में चलेगी। यही बस आपको लिखना है रेस्पिरेशन बाय रूट्स में। अब रेस्पिरेशन आ गया स्टेम में, स्टेम का मतलब तना है ना, स्टेम में आ गया। अब स्टेम में भी 2 प्रकार से होता है भाई। अगर आपका प्लांट हर्बेशियस है,
पहले सुनो फिर हम आपको बताएंगे। अगर आपका प्लांट हर्बेशियस है यानी कि उसका जो तना है वो हरा भरा है तो उसके अंदर होते हैं स्टोमेटा। क्या होते हैं? स्टोमेटा। पिछली वीडियो में बता चुका हूं स्टोमेटा क्या होता है। तो अगर आपका तना यानी कि स्टेम हरा भरा है तो उसमें होता है स्टोमेटा। स्टोमेटा आपकी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन करता है डिफ्यूजन की सहायता से। तो पहले यही लिखा हुआ है, द स्टेम ऑफ हर्बेशियस आएगा यहाँ, हर्बेशियस। तो स्टेम ऑफ हर्बेशियस प्लांट हैव स्टोमेटा, उनके पास स्टोमेटा होते हैं। सो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द स्टेम अकर्स हियर बाय डिफ्यूजन। बाकी लिख भी सकते हैं, स्टोमेटा के अंदर भी जो गैस आती जाती है वो डिफ्यूजन की मदद से आती जाती है। अब आई दूसरी बात, अगर आपका जो स्टेम है वो हरा भरा नहीं है, वुडी स्टेम है, वुडी, वुडी का मतलब जो हरा भरा ना हो, है ना। जैसे बहुत पेड़ आपने देखे होंगे स्टेम हरा भरा नहीं होता, तो उसमें होते हैं लेंटिसिल्स। क्या होते हैं उसके अंदर? लेंटिसिल्स। लेंटिसिल्स क्या होते हैं? इसमें जो आपकी सेल है वो बहुत लूज पैक होती है, लूज, लूज का लो दूर दूर दूर। लेंटिसिल्स क्या होते हैं? जिसमें सेल दूर दूर पैक हो। अब जब सेल दूर दूर पैक होगी तो बीच में जगह होगी, बीच में जगह होगी तो डिफ्यूजन से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हो जाएगी। तो यही लिखा हुआ है, हर्ब एंड वुडी स्टेम ऑफ बिग प्लांट डू नॉट हैव स्टोमेटा, उनके पास स्टोमेटा नहीं होता। तो इन वुडी स्टेम दे हैव लेंटिसिल्स, उसमें क्या होते हैं? लेंटिसिल्स होते हैं। अब लेंटिसिल्स क्या है? वही लूजली पैक सेल, वही लिखा हुआ है। लेंटिसिल सेल्स आर लूजली पैक्ड फॉर रेस्पिरेशन बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। कि जो लेंटिसिल आपसे पूछे क्या होता है? जिसमें सेल लूजली पैक होती हैं और उसके अंदर डिफ्यूजन से गैस का जो है एक्सचेंज हो जाता है। याद रखना है, लेंटिसिल इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्टोमेटा हरे भरे तनों में होता है, लेंटिसिल वुडी तनों में होता है जिसमें सेल दूर दूर होती है, जिससे डिफ्यूजन से क्या आ जाता है? गैसियस एक्सचेंज। रेस्पिरेशन बाय लीफ, लीफ से रेस्पिरेशन कैसे हो गए? तो बिल्कुल आसान है, पत्ती तो हरी भरी ही होती है, तो पत्तियों के ऊपर होता है स्टोमेटा। क्या होता है? स्टोमेटा। और स्टोमेटा क्या करता है? डिफ्यूजन की सहायता से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करता है, वही लिखा हुआ है। द लीव्स ऑफ प्लांट हैव टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। बाय डिफ्यूजन प्रोसेस ऑक्सीजन रीचेज इनटू लीव्स एंड CO2 कम्स आउट। और डिफ्यूजन की सहायता से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हो जाती है स्टोमेटा के माध्यम से। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि अगर प्लांट को बहुत देर के लिए पानी में छोड़ दे, प्लांट को बहुत देर के लिए पानी में छोड़ दे तो क्या होगा? तो सुनो, पानी में जड़ें चली जाएंगी। अब जब पानी में जड़ें चली जाएंगी तो पानी में ऑक्सीजन तो बहुत कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में, तो इन जड़ों को अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। और जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो कौन सी रेस्पिरेशन ले लेगी? वो एनएरोबिक, बिना ऑक्सीजन वाली। तो बेटे अगर कोई भी प्लांट बहुत देर तक पानी में है तो उसकी जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से एनारोबिक रिएक्शन हो जाती है। और एनारोबिक रिएक्शन में इथेनॉल बन जाता है, अभी मैंने आपको बताया था, ये रहा। बिन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या बन जाता है? इथेनॉल बन जाता है। और ये इथेनॉल की मदद से वजह से क्या हो जाता है? उस प्लांट की डेथ हो जाती है। यही बात लिखी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूं। If plants roots are dipped in water for heavy time, then due to lack of oxygen, पानी की कमी से प्लांट स्टार्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू करते हैं, विल प्रोड्यूस इथाइल अल्कोहल, वो इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल बना लेते हैं। दिस में किल द प्लांट, जिससे प्लांट की मृत्यु तक हो सकती है, मर सकता है, पौधा निर्जीव हो सकता है। चलिए जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अब रेस्पिरेशन इन ऑल एलिमेंट्स, सॉरी एनिमल्स, कि सारे जानवर जो हैं वो कैसे कैसे सांस लेते हैं। कुछ नहीं है, सबसे पहले अमीबा आया। अमीबा जो है बेटे अपनी जो बाहर वाली लेयर है इसमें डिफ्यूजन की सहायता से, किसकी सहायता से? डिफ्यूजन की सहायता से रेस्पिरेशन करता है। मतलब जो बाहर वाली लेयर है इसमें अपना ऑक्सीजन चली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, किसकी मदद से? डिफ्यूजन की मदद से। तो ये लिखा हुआ है सिंपल यूनिसेलुलर एनिमल, जो जिनके एक सेल वाले वो होते हैं ऑर्गेनिज्म, अमीबा। रेस्पिरेशन टेक प्लेस बाय सिंपल डिफ्यूजन, डिफ्यूजन से सांस लेते हैं। फिर उसके बाद आ गया बेटे अर्थवॉर्म, केंचुआ आपने देखा होगा, गिलगिलासा होता है, हाथ में कभी उठा के देखना, गिलगिलासा होता है। तो केंचुए की जो स्किन होती है बाहर वाली वो मॉइस्चर वाली होती है, गिलगिली वाली होती है ना। तो वो वहां से अपनी जो है गैस का एक्सचेंज करता है, ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो यानी कि जो उसकी स्किन है वो स्किन से डिफ्यूजन की प्रक्रिया करता है, गैस का लेना और छोड़ना।
तो एनिमल लाइक अर्थवॉर्म विच लिव इन द सोयल यूज देयर मॉइस्ट स्किन फॉर रेस्पिरेशन, वो स्किन की माध्यम से सांस लेते हैं, डिफ्यूजन होता है उनकी चमड़ी में, जैसे है यहाँ से ऑक्सीजन आ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी ऑक्सीजन चली जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी। फिर मछलियां, इसमें तो आपको पता ही है, इनमें गिल्स होती हैं, बचपन में छोटे गिलासों में पढ़ा दिया जाता है, मछलियों के अंदर गिल्स होती हैं। गिल्स क्या करती हैं? पानी में से ऑक्सीजन निकाल लेती हैं। किसमें से? पानी में से ऑक्सीजन निकाल लेती हैं, तो ये गिल्स के थ्रू सांस लेती हैं। फिर आगे जो आपके घरों में मछली कह रहा हूँ, मक्खी होती है ना, मच्छर होते हैं, तितलियां होती हैं, वो कैसे सांस लेती हैं? तो वो लेती हैं बेटे स्पाइरेकल्स और ट्रैकी की मदद से। एक नंबर में पूछा जाता है कि मक्खियां या भैया आपका ग्रास होपर, यहाँ पे चित्र भी बना हुआ है, ग्रास होपर, ये सांस कैसे लेते हैं? तो आप बोलेंगे स्पाइरेकल्स और ट्रैकी की मदद से। स्पेलिंग अच्छे से देख लीजिएगा। फिर उसके बाद आगे बड़े जानवर जैसे इंसान, कुत्ते, बिल्ली, शेर, ये कैसे सांस लेते हैं? लंग्स के थ्रू। तो इनमें से एक नंबर की बात पूछी जा सकती है, भाई अमीबा कैसे सांस लेगा? तो अमीबा लेगा डिफ्यूजन की मदद से, है ना, इसकी बाहर वाली मेम्ब्रेन में होता है। अर्थवॉर्म कैसे सांस लेगा? अपनी स्किन, मोइस्ट स्किन की मदद से। मछली गिल्स की मदद से। ग्रास होपर ये आपका स्पाइरेकल्स और ट्रैकी की मदद से। और इंसान और कुत्ते बिल्ली लंग्स की मदद से। अब जो भी बेटे जितने भी कुत्ते, बिल्ली या मछली, इनके अंदर जो ऑर्गन है सांस वाला, जैसे हमारे अंदर है फेफड़े, लंग्स, है ना, तो इन सारे ऑर्गन्स की, जैसे इसके अंदर गिल है, इसके अंदर लंग्स है, कुत्ते के अंदर, बिल्ली के अंदर, तो सब के अंदर जो ये लंग्स होते हैं या जो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, सब में एक बात, तीन बात कॉमन होती है। क्या? उससे पहले मैंने क्या कर दिया, चलो ये बता देते हैं। तो कॉमन फीचर्स ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन, यार जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है सारे जीव जंतुओं के, उनमें तीन बात कॉमन है। पहली बात, इनका सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है। सबका क्या होगा? सरफेस एरिया बहुत बड़ा। जैसे हमारे फेफड़े हैं, अगर आपको ना पता हो तो बता दूं, हमारे फेफड़ों का सरफेस एरिया, अगर आप फेफड़ों को खोलने लग जाएं तो हमारा एरिया उतना होता है, जितना फेफड़ों का उतना सरफेस एरिया होता है जितना एक बैडमिंटन कोर्ट का होता है। बैडमिंटन कोर्ट समझते हो, जिसमें चिड़ी बल्ला खेलते हैं, बड़े वाला, जितना उसका एरिया होता है उतने हमारे फेफड़ों का एरिया होता है, अगर इनको खोल दिया जाए तो सबके जो ऑर्गन्स होते हैं सांस लेने वाले, कुत्ता, बिल्ली, सब, इनका सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है। दूसरी बात, इनकी जो ये बाहर की जो दीवार है, दीवार ये बहुत पतली होती है। क्यों होती है इनकी दीवार पतली? ताकि जो आपका ऑक्सीजन है या जो कार्बन डाइऑक्साइड है, डिफ्यूजन के थ्रू ये बाहर निकल के आ जाए और खून में जाके मिल जाए। आपने जैसे सांस लिया, ऑक्सीजन ली, अब आपको अंदर गई फेफड़ों के, तो फेफड़ों की दीवार ना बहुत पतली पतली सी होती है। तो होता क्या है कि वो ऑक्सीजन उसके अंदर से निकल के, पतली दीवार तो है ही, उसमें से निकल के खून में मिल जाती है डिफ्यूजन की सहायता से। किसकी सहायता से? डिफ्यूजन की सहायता से। और खून में कब मिल पाती है? जब सारी ब्लड वेसल्स होती है वहां, तो इसलिए ब्लड वेसल्स वहां पे सबके ज्यादा होंगी, मतलब जो आपके फेफड़े होते हैं उसके पास ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा होंगी। देखो ये ब्लड वेसल दिख रही है, ये लाल और नीले रंग की, ये ब्लड वेसल्स है। तो कोई आपसे पूछे कि भाई जितने भी जीव जंतु हैं उनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, उनमें मेन बात, सब में सेम बात क्या है? तो आप बोलना सबका सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है जी। सबकी जो वॉल है वो बहुत थिन होती है ताकि डिफ्यूजन हो सके, गैस जो उसने ली, ऑक्सीजन जो उसने ली, वो खून में मिल सके। और खून में तो जब भी मिलेगी जब वहां बहुत सारी क्या होंगी? ब्लड सप्लाई की वहां पे वेन्स होंगी। तो वही बात यहाँ लिखी हुई है, देख लीजिए। ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैव थ्री कॉमन फीचर, सब में तीन कॉमन फीचर है। लार्ज सरफेस एरिया होगा ताकि ज्यादा ऑक्सीजन अंदर जा सके। फिर उसके बाद थिन वॉल होगी, दीवार बहुत पतली होगी। क्यों होगी? ताकि डिफ्यूजन की सहायता से गैस बाहर निकल सके फेफड़ों से और खून में मिल सके। और ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैव ए रिच ब्लड सप्लाई, और ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होगी आपके लंग्स के पास ताकि ब्लड उसको ऑक्सीजन को उठा के सेल तक पहुंचा सके। इंपॉर्टेंट बात थी। फिर उसके बाद एक ये छोटा सा पॉइंट था, ये भी सुन ही लीजिए। जो धरती पर जीव रहते हैं, है ना, टेरिस्ट्रियल एनिमल, हम लोगों को बोलते हैं टेरिस्ट्रियल एनिमल। हम धरती पर रहते हैं या हम पानी के अंदर रहते हैं? धरती के ऊपर रहते हैं, तो हम होते हैं टेरिस्ट्रियल एनिमल। तो टेरिस्ट्रियल एनिमल क्या होते हैं बेटे? हमारे पास दुनिया भर की ऑक्सीजन है ना, मेरे आसपास दुनिया भर की ऑक्सीजन है। तो जब दुनिया भर की ऑक्सीजन है तो हम एक ही बारी में अच्छी सारी ले लेते हैं, ऐसे एक ही बारी में। तो जो हमारा ब्रीथिंग रेट होता है वो बहुत कम होता है। एक मिनट में आप मुश्किल से 15 से 18 के बीच में सांस लेते हैं, 15-18 बार एक मिनट में, ऐसे।
लेकिन जो जीव जंतु एक्वेटिक होते हैं यानी कि जो पानी में रहते हैं, अब पानी में तो ऑक्सीजन कम है, अब पानी में ऑक्सीजन कम है तो उनको सांस लेना पड़ता है जल्दी जल्दी, ऐसे जैसे मछली आपने देखा होगा मुंह खोलती रहती है, वो 1 मिनट में कम से कम 80 से 120 बार सांस लेती है क्योंकि पानी में ऑक्सीजन कम है। यही बात यहाँ लिखी हुई है, रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक एनिमल इज मच फास्टर देन टेरेस्ट्रियल एनिमल। टेरेस्ट्रियल एनिमल से ज्यादा सांस ब्रीथिंग रेट होता है एक्वेटिक का। क्यों? टेरेस्ट्रियल एनिमल हैज एन एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक एनिमल इन रिगार्ड टू ऑब्टेन O2 फॉर रेस्पिरेशन दैट इट इज सराउंडिंग बाय ऑक्सीजन रिच एटमोस्फेयर। कह रहा है हमारे आसपास जो है बहुत सारी ऑक्सीजन होती है, हम टेरेस्ट्रियल के आसपास, और उनके पास जो है पानी में ऑक्सीजन कम होती है, इसलिए जो है हमारा ब्रीथिंग रेट कम है, हम एक ही बारी में अच्छी सारी ले लेते हैं क्योंकि बहुत सारी हमारे आसपास एक ही बारी में ले ली और वो बार बार लेते हैं, यही वाली बात लिखी हुई है। बट इन वाटर लेसर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विल बी देयर, पानी में तो जो है बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन होगी। सो फॉर गेटिंग सफिशिएंट ऑक्सीजन फास्टर रेट ऑफ ब्रीथिंग इज नेसेसरी, इसलिए एक्वेटिक एनिमल को सांस तेजी से लेना पड़ता है। आगे बढ़े, अब ये एक बहुत ही अच्छी बात है, आपकी ज्ञानवर्धक बात है, इंपॉर्टेंट बात है। सुने, अब आपने सांस लिया, ले लिया जी, अब आपके लंग्स हैं, लंग्स की दीवार क्या है? बहुत पतली, अभी मैंने बताया था। तो डिफ्यूजन से, है ना, वो दीवार पतली, डिफ्यूजन से आपकी जो वो गैस है यानी कि ऑक्सीजन है वो ब्लड में मिल गई। अब सुनो, अगर ब्लड ना होता, अगर ब्लड ना होता तो बेटे आप अगर डिफ्यूजन से ही, अब लंग्स से अगर मान लो आपके पैर के टो तक मुझे वो भेजनी होती, कौन? ऑक्सीजन, तो 3 साल लग जाते। कितने साल लग जाते? 3 साल। यही वाली बात लिखी हुई है, कह रहा है कि ऑक्सीजन जो है अगर डिफ्यूजन से जाएगी, किससे जाएगी? डिफ्यूजन से। डिफ्यूजन कैसी प्रोसेस है? स्लो प्रोसेस है, सबको बता रहा हूं, आराम से गैस जाएगी डिफ्यूजन से, स्लो प्रोसेस है। तो अगर ऑक्सीजन वेरी स्लो जाएगी किसमें? बॉडी सेल के अंदर, फेफड़ों से सारी सेल के अंदर आराम आराम से जाएगी। डिफ्यूजन से अगर जाएगी तो बेटे फेफड़ों से आपके पंजे तक पहुंचने के लिए 3 साल लग जाएंगे। एक मॉलिक्यूल को, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल को लंग से आपके पैर तक पहुंचने के तक 3 साल लग जाएंगे। कितने साल? 3। इतने तो मर जाएगा आदमी, है ना। तो इसलिए ब्लड के अंदर बेटे एक पिगमेंट होता है, ब्लड के अंदर क्या होता है? एक पिगमेंट जो ऑक्सीजन को अपने अंदर मिला लेता है और फटाफट पूरी बॉडी में भेज देता है, और उस पिगमेंट का नाम है बेटे हीमोग्लोबिन। उस पिगमेंट का नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड से हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड के अंदर होता है और लंग से ऑक्सीजन को लेता है और पूरे बॉडी में ट्रांसफर कर देता है। तो यही लिखा हुआ है कि डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट टू मीट द O2 रिक्वायरमेंट। जो डिफ्यूजन होता है वो भाई अकेला पूरे शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा सकता क्योंकि ये बहुत स्लो होता है। लाइक ह्यूमन में कभी नहीं हो सकता क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो है बहुत बड़ी होती है और डिफ्यूजन जो है स्लो होता है। ठीक है जी। तो ड्यू टू दिस डिफ्यूजन विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम कन्वे ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल, इसलिए डिफ्यूजन को बहुत सारा समय लग जाएगा। ठीक है जी। फिर फॉर एग्जाम्पल यही 3 साल वाली बात यहाँ पे लिखी हुई है कि 3 साल लग जाएंगे लंग से आपके फीट तक पहुंचने में एक मोलिक्यूल को ऑक्सीजन के। ठीक है जी। फिर उसके बाद हीमोग्लोबिन अगर कम हो गया खून में, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। हीमोग्लोबिन कम हो गया तो क्या होगा? अब हीमोग्लोबिन ही तो था जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को उठा रहा है और आपकी बॉडी में भेज रहा है, अब वही कम हो गया तो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाएगी, और ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाएगी तो सेल्स अच्छे से आपको एनर्जी नहीं दे पाएगी। तो इसलिए अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया तो क्या क्या हो जाएगा बेटे? आपके अंदर ब्रीथिंग प्रॉब्लम तो होगी, सांस की बीमारी तो होगी, ऑक्सीजन कम जा पाएंगी, आपको टायर्डनेस हो जाएगी, थकान हो जाएगी, लैक ऑफ एनर्जी, एनर्जी कम बनेगी क्योंकि आपको मिलेगी नहीं, सेल नहीं देगी, और लुक्स पेल, आप थोड़ा पीले से पड़ जाएंगे। अगर आपको ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो आप पीले से पड़ जाएंगे, पीले कलर के। तो इसमें यही लिखा है अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगी? तो हीमोग्लोबिन अगर कम हो गया तो ऑक्सीजन जो है सारे हिस्सों तक नहीं पहुंच पाएगी, और नहीं पहुंच पाएगी तो एनर्जी कम मिल पाएगी। आमतौर पर जो हीमोग्लोबिन इंसान के अंदर होना चाहिए 12 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। पूछ लिया जाता है कि हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? 12 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर, ताकि ऑक्सीजन अच्छे से पहुंच पाए।
चलिए जी, एक ये छोटा सा नोट और ध्यान रखना, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मिल जाती है किसके अंदर? हीमोग्लोबिन के अंदर, तो पूरे शरीर में पहुंच जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आपने गलती से कभी कार्बन मोनोऑक्साइड, CO होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो अगर आपने गलती से कार्बन मोनोऑक्साइड आपने इनहेल कर ली, आपने ले ली, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से भी 200 गुना ज्यादा तेजी से, 200 गुना ज्यादा तेजी से आपके ब्लड में मिल जाती है, हीमोग्लोबिन में मिल जाती है। और अगर वो 200 गुना ज्यादा तेजी से मिल गई तो फिर वो आपका जो हीमोग्लोबिन है या आपका जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को अंदर आने से रोक देगा। ऑक्सीजन वो ले ही नहीं पाएगा, जब 200 गुना ज्यादा तेजी से कार्बन मोनोऑक्साइड पहले घुस गई, अब जो तेज है वो जल्दी घुस जाएगा, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कहां से ले पाएगा? उठा ही नहीं पाएगा, उसके बाद जगह ही नहीं बचेगी उठाने के लिए। तो क्या होता है, ऑक्सीजन इंसान नहीं ले पाता और इसकी वजह से उसकी डेथ भी हो जाती है। तो यही बात एक नंबर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जब हम लेते हैं तो क्या होता है। अगर आपने कार्बन मोनोऑक्साइड ले ली तो आप लिखना कि वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से भी 200 गुना ज्यादा तेजी से हीमोग्लोबिन में जाके मिल जाएगी, क्योंकि उसकी भाई जो रिएक्शन रेट होती है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से 200 गुना ज्यादा होती है, तो वो उसमें जाके मिल जाएगी, तो बॉडी और ऑक्सीजन नहीं ले पाएगी और इंसान की डेथ हो जाएगी। तो यही लिखा है, इफ यू इनहेल कार्बन मोनोऑक्साइड इट्स पॉइजनस गैस वेरी रैपिडली गोज इनटू द ब्लड टू फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन में मिल जाती है तो उसको बोल देते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ड्यू टू दिस प्रिवेंट ऑक्सीजन गो टू द ब्लड, जिससे ऑक्सीजन अब ब्लड के अंदर नहीं जा पाती, और जब नहीं जाएगी तो ड्यू टू द ऑक्सीजन स्टारवेशन पर्सन कैन नॉट ब्रीथ प्रॉपरली, और इंसान ढंग से सांस नहीं ले पाएगा, और ड्यू टू विच पर्सन बिकम अनकॉन्शियस एंड कैन इवन डाई, और वो मर भी सकता है। ठीक है, इतनी बात। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, हीमोग्लोबिन की रेंज पूछ ली जाएगी, हीमोग्लोबिन का काम पूछ लिया जाएगा, या हीमोग्लोबिन क्यों जरूरी है बता दिया, क्योंकि अगर डिफ्यूजन से सारी गैस जाएगी तो 3 साल लग जाएंगे एक मॉलिक्यूल को, इसलिए हीमोग्लोबिन बहुत जरूरी है। चलिए, अब आ गया भाई आपका मेन इंसानी सिस्टम, मैं एक बार टाइम देख लूं, हाँ अब आ गया मेन आपका इंसानी सिस्टम, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो फटाफट पहले ये सारे के सारे नाम एक बार आपको यहां पर देख लेने हैं, तो फटाक से सुनिएगा। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं एक बार, फिर छोटा कर देंगे वापिस। ये लो जी, पहले ही करते हैं। तो पहले आप एक बार सारे के सारे ये सुन लीजिए। होता क्या है, अरे तू बाद में आइयो ना, नहीं बनेगी, छोटा ही करके करा देता हूं भैया। सुनिए, सबसे पहले आपको नाम पता होने चाहिए, किसका क्या नाम है। अब इसमें भी क्या हो गया है भैया, एक सेकंड रुकिए भैया, इसको ठीक कर देते हैं हम। चलिए जी, अब सुनिए, आपको सबसे पहले बेटे आपका जो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसके पहले नाम अच्छे से पता होने चाहिए। तो सबसे पहले बेटे नाक से क्या लिया आपने, सांस लिया। क्या लिया, नाक से सांस। फिर जब नाक से आपने सांस लिया, अच्छा मुंह से भी ले लेते हैं कई बार, जब नाक रुक गया मुंह से भी ले लेते हैं, तो इसलिए ये है नोज नेजल पासेज, जो नाक का सांस होता है, नाक से सांस लेते हैं। माउथ कैविटी, जो मुंह से सांस लेते हैं, और ये दोनों देखो यहाँ पे आके मिल गए, तो यहाँ से आपकी ऑक्सीजन जानी शुरू हुई, यानी कि आपकी हवा जानी शुरू हुई। बीच में पड़ता है फेरिंग्स और लैरिंग्स, ये क्या बोलना है, फेरिक्स और लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है, जिसकी वजह से मैं बोल पा रहा हूँ। आपको यहाँ पे एक छोटा सा ये दिख रहा होगा, ये यहाँ पे गोला सा है ना, ये तो ये होते हैं आपके फेरिंग्स और लैरिंग्स, जिसकी वजह से आप बोल पाते हैं। उसके बाद इसका अब उससे कोई लेना देना नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है, पर हाँ नेमिंग पता होनी चाहिए। हाँ भाई, ये ऊपरा हुआ हिस्सा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको फेरिंग्स बोलते हैं। लैरिंग्स जो होता है, इसका क्या काम होता है, जो अंदर होता है, जिसकी वजह से हम बोल पा रहे हैं। आगे बढ़ा, फिर ये जो आपको दिख रहा है ये पाइप सा, ये होता है ट्रैकिया, इसको बोलते हैं विंड पाइप।
क्या बोलते हैं इसको, विंड पाइप। तो यहां से आपकी गैस आएगी विंड पाइप से। अब विंड पाइप के चारों तरफ आपको जो नजर आ रही है, ये आपको रिंग नजर आ रही होंगी, ऐसे दिख रही है ये रिंग, है ना, ये रिंग नजर आ रही है। इनको बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। क्या बोलते हैं इसको, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। इसका काम पेपर में पूछा जा सकता है। इसका काम क्या है, जिस समय पे गैस अंदर बाहर नहीं जा रही, जिस समय पे गैस अंदर बाहर नहीं जा रही, आपका पाइप खाली है, यानी कि ट्रैकिया खाली है, तो कहीं ट्रैकिया आपस में चिपक तो नहीं जाएगा। अगर भाई पाइप खाली रहेगा तो चिपक जाएगा, है ना। तो इसको चिपकने से रोकती है, कोलैप्स होने से रोकती है वो चारों तरफ जो ये रिंग है। तो चारों तरफ हमने रिंग लगा रखी है ताकि वो ट्रैकिया आपस में बंद ना हो जाए, आपका वो जो पाइप है वो आपस में बंद ना हो जाए। तो बस आपसे पूछे कि भाई रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का मतलब काम क्या होता है ट्रैकिया में, तो इसका काम होता है इट प्रिवेंट टू कोलैप्स टू द ट्रैकिया, कि ये ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाती है। चलिए जी, फिर उसके बाद आपके जो है ये अपनी हवा अंदर आई। फिर उसके बाद जैसे ही अंदर आई तो ये जो पूरा बड़ा आपको दिख रहे हैं तो हो गया लंग्स। रिब्स, जो आपको ये हड्डियां दिख रही है, हड्डियां, है ना, हड्डियां, जैसे कोई बहुत कमजोर सा होता है उसकी हड्डियां बिल्कुल अलग से दिख जाती है ना, तो ये है वो रिब्स, ये जो हड्डियां जिसको बोलते हैं चारों तरफ, इस हड्डियों के बीच में है आपका लंग। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सुने, उसके बाद आपको सबसे पहले समझना है जो ये ऊपर से, ये आपका ऊपर से जो ये पाइप है, ये आपका देखो दो हिस्सों में कट गया, यहां से इधर भी और इधर, दो लंग्स होते हैं ऐसे, है ना। तो ये जो बड़े वाला पाइप है इसको बोलते हैं ब्रोंची। क्या बोलते हैं, ब्रोंची। फिर उसके बाद जो ये ब्रोंची है ये फिर छोटी छोटी और शाखाओं में टूट गया, ये छोटी छोटी शाखाओं में वो टूट गया, इसको बोलते हैं ब्रेंचियोल्स। क्या बोलते हैं, छोटी छोटी शाखाओं में वो टूट गया, ब्रेंचियोल्स। और फिर इस ब्रेंचियोल्स के आगे लगी होती है बेटे एयर सैक, ये छोटे 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 छोटे, ये क्या लगे होते हैं, एयर सैक। अभी मैं आपको अगले डायग्राम में दिखाऊंगा और जूम करके, तो आप फटाफट से देखें। सबसे पहले आपका नेजल पासेज है, फिर माउथ कैविटी है, फिर उसके बाद ट्रैकिया है, ट्रैकिया के चारों तरफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है, फिर उसके बाद ये पूरा लंग्स है, फिर उसके बाद रिब्स यानी कि हड्डियां हैं, फिर उसके बाद जो ये पूरा आपका ट्रैकिया आ रहा था, विंड पाइप आ रहा था, ये दो बड़े हिस्सों में बट गया, जो दो बड़े हिस्से हैं ये ब्रोंची हैं। फिर ये ब्रोंची जो है और छोटी छोटी शाखाओं में, देखो ये कटा हुआ दिख रहा है, ये ब्रंचियोल्स हैं। और इन ब्रंचियोल्स के आगे ऐसे गोल 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 देखो ये छोटे छोटे दाने से दिख रहे होंगे, अगर मैं ज्यादा कर दूंगा तो दिखेगा नहीं आपको, तो ये छोटे छोटे से दाने दिखेंगे, उसको बोलते हैं एल्वियोलर सैक। मेन चीज यही है एल्वियोलर सैक। अभी मैं आपको दिखाता हूं, एक बार मैं इसको मिटा दूं ताकि डायग्राम साफ हो जाए। चलिए, तो जो ये आपको छोटे छोटे नजर आ रहे हैं ना, ये छोटे छोटे ये होते हैं बेटे एल्वियोलर सैक। ये क्या करते हैं, जब इनके अंदर हवा भरती है या इनका सरफेस एरिया इतना बड़ा होता है, जो मैं कहता हूँ ना सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है, एक पूरा बैडमिंटन कोर्ट जितना, वो इनकी वजह से होता है। तो आपको मेन दो तीन नाम याद रखने हैं, नेजल पासेज, माउथ कैविटी, ट्रैकिया, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, इसको बोलते हैं रिब्स। फिर उसके बाद जो ये दो हिस्सों में बट गया, ये दो हिस्से जो ऊपर से विंड पाइप दो हिस्सों में बटा, शुरू के दो हिस्से वो गए ब्रोंचस। फिर उसके बाद जो ये छोटी छोटी शाखाएं निकल गई ये होगी ब्रोंचियोल्स, और ब्रोंचियोल्स के आगे लगे हुए हैं ये छोटे छोटे गुब्बारे, इनको एयर सैक्स बोलते हैं। यही तो एयर को सक करते हैं, इसलिए इनका नाम क्या होता है, एयर सैक्स या एल्वियोलर सैक, ये होते हैं। तो ये था पूरा का पूरा आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसका डायग्राम पेपर में पूछा जाएगा। अब इनके सारों के यूज बता रखे हैं, तो यूज सुने। ट्रैकिया डज नॉट कोलैप्स व्हेन देयर इज नो एयर इन इट बिकॉज इट इज सपोर्टेड बाय रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। मैंने बताया ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का मतलब क्या है, ताकि ट्रैकिया आपस में कोलैप्स ना हो। फिर उसके बाद द पाउच लाइक एयर सैक एट द एंड ऑफ स्मॉलर ब्रोंचियोल्स आर कॉल्ड एल्वियोली। कह रहा है कि जो ये छोटे छोटे एयर सैक हैं इनका नाम क्या होता है, एल्वियोली। एल्वियोली भी इनको बोल देते हैं, ये जो छोटे छोटे एयर सैक्स हैं जो हवा को सोखेंगे। फिर उसके बाद द वॉल ऑफ एल्वियोली आर वेरी थिन एंड सराउंडेड बाय वेरी थिन ब्लड कैपिलरी। मैंने कहा था कि खून से यानी कि ब्लड वेसल से ये जुड़ा हुआ होता है पूरा का पूरा। तो जो ये आपकी कैपिलरी ब्लड वेसल्स होती हैं वो इन एयर सैक से जुड़ी हुई होती है। मैं आपको अगले चित्र में दिखाऊंगा, मैं दिखा ही देता हूं, अभी नहीं दिखेगा, अभी नहीं दिख रहा। मैं अभी कोई डायग्राम एक पीछे था, ये रहा। तो जो ये आपकी जो एयर सैक्स हैं ये किससे जुड़ी हुई हैं, ब्लड वेसल से जुड़ी हुई हैं। तो यही उसने आपको अगले इसमें बता रखा है। चलिए,
फिर उसके बाद इन द एल्वियोली एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस। जो ये छोटे छोटे गुब्बारे हैं ये एल्वियोली हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस से ये किसके अंदर चले जाते हैं, ब्लड वेसल के अंदर गैस चली जाती है। द प्रेजेंस ऑफ मिलियन ऑफ एल्वियोली इन लंग्स प्रोवाइड ए वेरी लार्ज एरिया। ये मैं बता चुका हूँ, एल्वियोलाई जब ये खुल जाते हैं तो बहुत बड़ा एरिया देते हैं। सबसे जो मेन बात है बेटे ये समझना आपको, डायाफ्राम। डायाफ्राम किसको बोलते हैं बेटे, ये जो आपको दिख रहा है ना रेड कलर से, तो यार ये और दुखी कर रहा है, जो ये आपको दिख रहा है रेड कलर से, ये होता है डायाफ्राम। अगले आपकी स्लाइड में बहुत अच्छे से आपको दिखेगा। ये डायाफ्राम क्या होता है, जिसके ऊपर पूरा का पूरा लंग रखा हुआ है, ये बेस है। डायाफ्राम क्या है, बेस है, और इसके ऊपर पूरा का पूरा लंग टिका हुआ है। ठीक है, तो डायाफ्राम कुछ नहीं है, ये बेस होता है। और ये डायाफ्राम क्या होता है बेटे, जब जैसे इसके अंदर गैस आएगी या जाएगी तो ऊपर और नीचे होता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, पहले एक बार यह देख ले। डायाफ्राम इज द शीट ऑफ मसल विच फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। ये चेस्ट कैविटी के नीचे फ्लोर है, फर्श है। ठीक है जी, इन ब्रीथिंग एंड ब्रीथिंग आउट। और ये जो है हवा लेने और छोड़ने में मदद करता है। कैसे, आओ दिखाता हूं। इस चित्र को देखते हैं थोड़ा बड़ा करके, ये ध्यान से देखना भाई। ये आपका है यहां पर आपका डायाफ्राम, ये दिख रहा है, ये ऐसे, ये ऐसे, इसके ऊपर आपका रखा हुआ है लंग्स। बड़े ध्यान से देखना, ये इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, लंग्स। तो जैसे ही आप सांस लेते हैं, देखो मैंने सांस लिया तो हुआ क्या, ये जो ये वाला हिस्सा तो बाहर आ गया, ठीक है, और ये वाला पेट सिकुड़ गया। पेट सिकुड़ने का मतलब पता है क्या बेटे, कि जो ये मेरा डायाफ्राम है ये नीचे चला गया। देखो ये छाती ऊपर आ गई और पेट नीचे चला गया। वो पेट नीचे नहीं गया, वो डायाफ्राम जो था वो नीचे चला गया। तो होता क्या है, जब हम सांस लेते हैं तो ये डायाफ्राम नीचे चला जाता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो वापिस ऊपर आ जाता है। तो ये डायाफ्राम का पहले आपको काम समझना है। यहाँ पर देखो, ये यहाँ पे भी नजर आ रहा है डायाफ्राम, ये दिख रहा है। और डायाफ्राम के ऊपर क्या रखा हुआ है, ये आपका पूरा का पूरा लंग रखा हुआ है। तो होता क्या है, जब आप सांस लेते हैं तो ये डायाफ्राम नीचे आ जाएगा। नीचे आ जाएगा तो बीच में बहुत सारा स्पेस बन जाएगा, जगह बन जाएगी जिसमें गैस भर जाएगी। और जब आप सांस छोड़ देंगे तो ये ऊपर की तरफ चला जाता है। ये ऐसे डायाफ्राम यही वाला ऊपर की तरफ चला जाता है, जिस पोजीशन में अभी है। सांस लेगा तो नीचे हो जाएगा, और जब सांस छोड़ेगा तो जिस पोजीशन में है ऐसे आ जाएगा, और इसके ऊपर टिके हुए हैं तेरे लंग्स। तो आपको इन पूरे का फंक्शंस पता होना चाहिए कि ट्रैकिया का काम क्या है, विंड पाइप को आप कोलैप्स होने से बचाती है ना। फिर उसके बाद कार्टिलेज का काम मैंने बता दिया। रिब्स क्या होते हैं, बाहर का ढांचा होता है, जिसके लंग्स के बाहर का ढांचा होता है, रिब्स होता है। फिर ये जो आपके दो हिस्से शुरू में हो गए, ये हो गए ब्रोंची। फिर इसके बाद जो छोटी छोटी और शाखाएं होगी वे हो गए ब्रोंचियोल्स। अब ब्रोंचियोल्स के आगे लगे हुए छोटे छोटे गुब्बारे, एयर सैक, इनका एरिया होता है बहुत ज्यादा। ये सारी बात मैंने आपको बताई। और डायाफ्राम ये होता है बेस, जिसके ऊपर लंग्स टिके हुए हैं। आगे बढ़ा, अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। अब आपको असली मुद्दे वाली बात आ गई, बस 5 मिनट की वीडियो रह गई, ध्यान से सुन ले। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, जो ब्रीथिंग का मैकेनिज्म है वो किसके ऊपर है। देखो 2 काम होते हैं, एक तो ये डायाफ्राम, डायाफ्राम दिख रहा है, कलर चेंज कर लूं। एक तो ये डायाफ्राम, ये ऊपर नीचे होता है। अभी बताया, जैसे मैं सांस लूंगा तो नीचे गया, पेट सिकुड़ गया, ऐसे समझो पेट सिकुड़ गया। पेट सिकुड़ गया तो यानी कि यहाँ से कोई चीज नीचे गई होगी, जब भी तो यहाँ जगह बनी है ना। तो डायाफ्राम होगा, जब मैं सांस लूंगा तो नीचे जाएगा, सांस छोड़ूंगा तो ऊपर जाएगा। तो ये है डायाफ्राम, जो ऊपर और नीचे होता है। एक तो ये बात ध्यान रख। फिर आ गया जो आपका रिब्स केज है। रिब्स केज समझ रहे हो, रिब्स केज है ना, जो अभी बाहर का ढांचा था, ये रिब्स केज है ना। ये ऊपर नीचे होता है। कैसे, आउटवर्ड और इनवर्ड, ये कह लो बाहर और अंदर की तरफ। जैसे देख, ध्यान देना, मैंने सांस लिया तो मेरा रिब केज कहाँ आया, बाहर की तरफ निकल गया। रिब केज बाहर निकल गया, डायाफ्राम नीचे चला गया। दोबारा से फील करो, पहले सांस लिया, रिब केज कहाँ गया, ऊपर, और डायाफ्राम कहाँ चला गया, नीचे। बीच में बन गई बहुत सारी जगह, तो वहां घुस गई सारी ऑक्सीजन। अब मैंने सांस छोड़ दिया, सांस छोड़ते ही डायाफ्राम वापिस ऊपर आ गया है, और रिब केज वापिस अंदर की तरफ चला गया। जो छाती होता है ना, जो तन के खड़े हो जाते हैं, तो छाती बाहर आ गई, यानी कि रिब केज बाहर आ गया। सांस छोड़ दिया, रिब केज अंदर आ गया। तो 2 काम है, रिब केज का और डायाफ्राम का। आ जाओ आप। तो यही वाली बात हमने आपको यहाँ समझा रखी है कि जो ब्रीथिंग है, ब्रीथिंग इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ द रिब केज एंड द डायाफ्राम। कि रिब केज और डायाफ्राम, डायाफ्राम नीचे जाएगा, ये बाहर आएगा। दोबारा देख ले, सांस लेंगे, ये बाहर आ गया और डायाफ्राम नीचे जा चुका है। ये पेट सिकुड़ चुका है, तो पेट के यहाँ डायाफ्राम होता है, तो ये नीचे जा चुका, ये बाहर आ चुका। सांस छोड़ा, ये फिर वापिस आ गया और ये ऊपर आ गया। बस इतना समझना है।
ये समझना है। चलिए जी, तो यही है, देयर आर टू कंपोनेंट्स, एक सांस लेना इनहेलेशन और एक सांस छोड़ना एक्सहेलेशन। ये मैंने यहाँ पे बता दिया कैसे काम करता है, एरो से भी आप समझ सकते हैं अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा। अब आपने सांस लिया तो देखो एरो का निशान नीचे है, ये डायाफ्राम नीचे चला जाएगा, छाती ऊपर यानी कि रिब केज ऊपर हो जाएगा, तो बीच में बन जाएगी जगह, और जब बीच में जगह बन जाएगी तो वहां हवा भर जाएगी। जब सांस छोड़ना होगा तो ये वापिस ऊपर की तरफ चला जाएगा आपका, और छाती अंदर आ जाएगी तो एरिया कम हो जाएगा। ये बात अगली स्लाइड में और भी अच्छे तरीके से, यही बात और अच्छे तरीके से मैं अगली वीडियो में बताता हूं। इनहेलेशन, जो मैंने बोला वही बात अब यहां लिखी है। आपने हवा ली, एक बार यहां चित्र से भी समझ ले, आपने हवा ली, ये छाती चलेगी ऊपर, ये लिखा देंगे एरो के निशान, छाती चलेगी ऊपर, और ये जो डायाफ्राम है ये चला गया नीचे, तो बीच में बन गई जगह, देखो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे, तो बीच में बहुत सारी जगह बन जाएगी, उसको बोलते हैं चेस्ट कैविटी। बहुत सारी जगह बन जाएगी, तो बहुत सारी जगह बन जाएगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरिया तो हो गया ज्यादा, और यहाँ हवा तो अभी तू लेगा, अभी तो हवा बाहर है, अभी तो तू लेगा, तो अंदर जगह तो हो गई ज्यादा, क्या हो गई, जगह ज्यादा, और अंदर हवा है बहुत कम। जबकि बाहर इन्वायरमेंट में हवा ज्यादा है, तो होगा क्या, बाहर हवा का प्रेशर है ज्यादा और अंदर है हवा का प्रेशर कम, क्योंकि हवा ही नहीं अंदर, तो बिल्कुल थोड़ी सी हवा, नाम मात्र की हवा है, या तो हवा है ही नहीं, और एरिया ज्यादा है, तो वो सारी हवा अंदर घुस जाएगी। सारी हवा कहां घुस जाएगी, अंदर। क्यों, क्योंकि एरिया अंदर ज्यादा हो गया, क्योंकि डायाफ्राम ये ऊपर चला गया, ये अंदर चला गया, तो अंदर जगह बना ली, तो एरिया ज्यादा है और अंदर हवा तो है ही नहीं। जबकि बाहर हवा ज्यादा है, तो बाहर प्रेशर ज्यादा है, अंदर प्रेशर हवा का ही नहीं, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा अंदर चली जाती है। तो यही लिखा हुआ है, when we breathe in then two things happen at the same time. The muscle between the ribs contract cause the rib cage to move upward and outward. कह रहा है कि जो इसके अंदर की जो ये मसल होती है रिब केज के अंदर, ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो आपकी छाती है ये चली जाती है बाहर की तरफ। द डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव्स डाउनवर्ड, डायाफ्राम नीचे चला जाता है और रिब केज कहाँ चला गया, ऊपर और बाहर, ऊपर भी गया और बाहर भी आ गया, तो ये रिब केज तो ऊपर गया और बाहर आ गया और डायाफ्राम नीचे चला गया, ये लिखा हुआ है। ड्यू टू दिस इंक्रीज द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी में जगह बन जाती है, इट बिकम लार्जर, ये जगह बहुत ज्यादा बन जाती है। ड्यू टू विच एयर प्रेजेंट इन लंग्स द प्रेशर ऑफ दिस एयर बिकम लो एंड द प्रेशर ऑफ एयर इन आवर सराउंडिंग इज इंक्रीज। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाहर हवा का प्रेशर ज्यादा है और अंदर तो हवा थी नहीं और जगह और बना ली तूने, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आपकी हवा चली जाती है, यानी कि अंदर ऑक्सीजन चली जाती है। ड्यू टू हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एयर इज सक्ड इन फ्रॉम आउटसाइड इनटू द लंग्स, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की वजह से हवा आपके अंदर चली जाती है, इसे बोलते हैं इनहेलेशन। डायग्राम से बहुत अच्छे से समझा जाएगा। आप जब सांस लेंगे तो आपका जो ये रिब केज है वो बाहर की तरफ भी आ गया, ऊपर भी चला गया, डायाफ्राम नीचे चला गया, अंदर जगह बन गई, प्रेशर हवा का कम है अंदर, क्योंकि हवा है ही नहीं अंदर, अब हवा तो अभी बाहर है, तो बाहर की हवा अंदर आ जाती है, क्योंकि बाहर प्रेशर हवा का ज्यादा है, अंदर प्रेशर कम है, बस। फिर लास्ट बात आ गई एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन का मतलब सांस छोड़ना। फिर वही बात है, अब हम सांस छोड़ रहे हैं तो ये आपका जो डायफ्राम है फिर ऊपर चला गया है, और ये आपकी वापस जो ये रिब केज था ये वापस नीचे आ गया, तो ये नीचे आ गया, ये ऊपर का जगह कम हो गई। अब जब जगह कम हो गई यहाँ पे, और अब अंदर हवा ज्यादा है। अब अंदर हवा ज्यादा क्यों है, क्योंकि ब्लड सारे हिस्सों में से कार्बन डाइऑक्साइड भी तो इकट्ठी करके ले आया। जो सेल ने खाना बनाते समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, यानी कि जो एनर्जी बनाते समय सेल ने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, तो खून उसको इकट्ठी करके ले आया यहाँ। अब तेरा डायाफ्राम तो ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, जगह है नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड और आ गई, तो अब अंदर क्या होगा, हवा का प्रेशर ज्यादा। अब बाहर हवा का प्रेशर कम है, तो अब ये हवा कहाँ चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। ये है एक्सहेलेशन। तो ये लिखा हुआ है, when we breathe out then two things happen at the same time. The muscle between the ribs relax causing the rib cage to move downward and inward, यानी कि रिब केज नीचे आ गया है और अंदर भी चला गया है, छाती नीचे भी आ गई और अंदर भी चली गई। द डायफ्राम रिलैक्स एंड मूव्स अपवर्ड, और डायफ्राम ऊपर की तरफ आ जाता है। ड्यू टू दिस डिक्रीज द स्पेस इन चेस्ट कैविटी एंड इट बिकम शॉर्टर, और ये चेस्ट कैविटी में जगह कम बन जाती है। अब चेस्ट कैविटी में जगह कम बन जाएगी तो होगा क्या, ड्यू टू विच एयर प्रेजेंट इन लंग्स द, कौन सी एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, दिस एयर इंक्रीज एंड द प्रेशर ऑफ एन एयर सराउंडिंग डिक्रीजेज। कह रहा अब अंदर हवा का प्रेशर ज्यादा हो गया, अब बाहर वो हवा निकलना चाह रही है,
क्योंकि अंदर जगह नहीं छोड़ दी तूने, ये भी नीचे आ गया, ये भी ऊपर गया, हवा बची नहीं, तो अब ये हवा बाहर की तरफ भागेगी, क्योंकि बाहर अब की बार प्रेशर कम है, अंदर ज्यादा है, तो हाई टू लो, ये होता है एक्सहेलेशन। फिर उसके बाद ड्यूरिंग ब्रीथिंग साइकिल, ब्रीथिंग साइकिल में क्या क्या होता है, अच्छा होता है क्या है, सुनो, जो ब्रीथिंग साइकिल हमारी होती है, अब हवा का लेन देन चल रहा है, उस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन चल रहा है, यानी कि जो ब्लड है, हमने जो ऑक्सीजन ली वो तो ब्लड ले रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो इकट्ठी करके ला रहा है वो लंग्स को वापस दे रहा है, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन जिस समय पे चल रहा होगा, अब बहुत जल्दी जल्दी होता है सब कुछ, हमने ऑक्सीजन ली, अब वो ब्लड को देनी है, ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी करके लाया वो बाहर से भेजनी है, इतनी देर ये लेन देन चलता है, इतनी देर के लिए लंग्स क्या करते हैं, कुछ समय के लिए ऑक्सीजन अपने अंदर बचा कर रखते हैं, कहीं हम मर ना जाएं। तो ये लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द ब्रीथिंग साइकिल व्हेन एयर इज इनहेल्ड और एक्सहेल्ड द लंग्स ऑलवेज कंटेन ए रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर, कुछ हवा बचा के रखता है फेफड़ों के अंदर, यानी कि फेफड़े बचा कर रखते हैं, सो दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर द ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड एंड फॉर द CO2 टू बी रिलीज इन द ब्लड, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को पूरा भरपूर समय मिल जाए अपने ट्रांसफर के लिए, इसलिए लंग्स क्या करता है, कुछ रेजिडुअल वॉल्यूम के अंदर अपना वॉल्यूम हवा रखता है। चलिए जी, उसके बाद यहीं तक की आज पूरी की पूरी बात थी, पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम यही था। प्लांट में मैं बता चुका हूँ लीव्स के, तने के और रूट के द्वारा, और इंसानों में मैं बता चुका हूँ पूरा का पूरा लंग्स, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, ट्रैकिया, सारे पार्ट्स में आपको बता चुका हूँ। तो चलिए यहीं पर आज हम अपनी क्लास को रोकते हैं, फिर हम मिलेंगे पार्ट नंबर 4 के साथ, और पार्ट नंबर 4 में हम कर देंगे इस चैप्टर का ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन की कैसे आपका पूरा का पूरा खाना, ब्लड, जो भी इधर से उधर जाता है, एनर्जी जाती है, सारी चीज आपको बताएंगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्ते।